मेरा पति विदेश में काम करता था। मेरी सास का देहांत हो चुका था और मैं अपने घर में अपने ससुर के साथ अकेली रहती थी। मुझे अकेलेपन में अपने पति की बहुत याद आती थी। मैं उनकी याद में तड़पती रहती थी, लेकिन हर रात मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे में आता है और मेरी गहरी नींद का फ़ायदा उठाता है। सुबह उठने पर मेरा पूरा शरीर दर्द करता था और मुझे चलने में तकलीफ़ होती थी। मेरे कपड़े भी चोरी होने लगे थे। तब मैंने फैसला किया कि मैं रात को जाग कर देखूंगी कि मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। फिर एक रात जो मैंने देखा, उससे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। वह किसी की भी मुझ पर नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता था और घर में किसी को आने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं भी उसके कहे अनुसार घर से बाहर नहीं जाती थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब शादी की रस्मों के दौरान ही एक औरत जो हमारे पड़ोस में रहती थी, उस औरत का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर कुछ कह नहीं पा रही है। शादी के बाद भी वह किसी न किसी बहाने से हमारे घर आती थी ताकि वो मुझसे कुछ बात कर सके, मगर जब भी वह दरवाज़ा खटखटाती, मेरे ससुर उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देते थे। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। उसी समय वह औरत भी अपनी छत पर थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह भागकर मेरी तरफ आई और हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। वह बहुत डर और घबराहट में लग रही थी। उसके इस व्यवहार से मैं परेशान थी। वह इधर-उधर देख रही थी कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर वह औरत मुझे ऐसा क्या बताना चाहती थी? शादी के पहले दिन से ही मैं उसे देख रही थी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया था, यह सोचकर कि मैं नई बहू हूँ और वह मुझसे मेलजोल बढ़ाना चाहती है। लेकिन अब उसके चेहरे का डर देखकर मुझे लगा कि वह मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती है। मेरे मन में भी यह जानने की उत्सुकता हुई और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके पास जाने लगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उससे पहले कि वह मुझे कुछ कहती, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, तो वह मेरा नाम नंदनी है। मेरा ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था, क्योंकि मेरे पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। हम दो बहनें और एक भाई थे। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए पिताजी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं अपनी मासी के साथ मिलकर घर में ही काम करती थी, जिससे इतने पैसे आ जाते थे कि हमारा दो वक्त का गुजारा हो जाता था। मेरी माँ का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी मासी से शादी कर ली थी। मैं जानती थी वो मेरी माँ नहीं मासी है, इसलिए मैं उन्हें मासी ही कहती थी। मेरे पिताजी के जाने के बाद हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। पहले मैं और मेरी मासी दोनों फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमें वह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मैंने और मासी ने फैसला किया कि अब हम घर में ही काम करेंगे। मेरी मासी फैक्ट्री से बहुत सारा सामान लेकर आती थी और हम घर पर बैठकर काम करते थे। जब सारा काम पूरा हो जाता, तो मासी उसे फैक्ट्री में ले जाकर पैसे लेकर आती थी। घर पर काम करने का फ़ायदा यह था कि मेरी छोटी बहन और भाई भी हमारे काम में मदद कर देते थे और साथ ही घर के काम काज में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा था। मासी को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी। वह चाहती थी कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊं, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। और मासी चाहती थी कि समय से पहले मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। मासी ने एक दो जगह मेरा रिश्ता भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। जो भी आता था, हमारी गरीबी देखकर लौट जाता था। कुछ लोग तो मासी से सीधा पूछते थे कि वे दहेज में क्या देंगी।
दहेज के नाम पर हम सब चुप हो जाते थे, क्योंकि देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। घर में पहले से ही गरीबी का माहौल था। ऐसे में मासी मुझे क्या देकर विदा करती। मैंने अपनी मासी को बहुत समझाया कि उन्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हालात बेहतर हो जाएंगे, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे और मेरी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। मासी सुबह सुबह मंदिर जाती थी और देर तक वहीं बैठकर पूजा करती थी, ताकि कोई रास्ता निकले और उनकी बेटी का घर बस जाए। मेरे लिए हर रोज़ उनके साथ मंदिर जाना संभव नहीं था, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार समय निकालकर उनके साथ मंदिर जाती थी। उनके साथ मैं भी खूब पूजा करती और भगवान से प्रार्थना करती कि हमारे हालात ठीक हो जाएं। शायद अब समय आ गया था कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़के की बहुत अच्छी नौकरी थी और वह विदेश में काम करता था। उनका घर भी बड़ा और सुंदर था। खाते पीते लोग थे। लड़के की माँ का देहांत हो चुका था और उसके पिता जीवित थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके। लड़के की बुआ मुझे देखने के लिए घर आई थी। उन्होंने बताया कि लड़के के पिता अपनी सेहत की वजह से नहीं आ सके। जब से उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, तब से वे बीमार रहने लगे थे। इसी वजह से उन्हें शादी की जल्दी थी, ताकि घर में किसी लड़की के आने से सब कुछ संभल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शादी सादगी से कुछ लोगों की मौजूदगी में मंदिर में ही होगी। इसके बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। दोनों परिवारों के बीच यही तय हुआ था। मुझे भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी मासी का बोझ हल्का हो जाए। उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। अंकित, जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था, शादी से पहले मुझसे एक बार मिलने आए। पहले ही नज़र में उन्हें मुझसे प्यार हो गया था। मैं उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वे मेरे बिना एक पल भी बिताने की कल्पना नहीं कर सकते थे। इसके बाद रोज़ हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी। उनकी मेरे लिए इस कदर दीवानगी देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी थी। अंकित मेरी हर छोटी छोटी इच्छा को पूरा कर देते थे। कुछ ही दिनों में हमारी शादी तय हो गई थी। पहले मैं यह शादी सिर्फ अपनी मासी की खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन अब अंकित की अपने लिए दीवानगी देखकर मैं भी इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं और अंकित एक हो जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। कुछ लोगों की मौजूदगी में मंदिर में ही हमारी शादी हुई और वहीं से विदा होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि मेरी सास का देहांत हो चुका था। शादी की सारी तैयारियां और रस्में अंकित की बुआ ने संभाली थी। हमारी तरफ से तो परिवार के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि गरीबी की वजह से हमारे रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बना ली थी। कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करता था। अंकित की तरफ से भी शादी में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी थे। शादी की रस्मों के दौरान एक औरत बार बार मुझे देख रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी थी। वह बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़रों में कुछ अजीब था। मुझे समझ नहीं आया कि वह औरत मुझसे क्या चाहती थी और क्यों बार बार मेरे पास आना चाहती थी। जब मैंने बुआ से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह अंकित की पड़ोसन है। उसका घर हमारे घर के साथ ही है। वह बहुत अच्छी है और उसकी मेरी सास से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनके घरों में अक्सर आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से अंकित ने उसे शादी में बुलाया था। लेकिन उस औरत का इस तरह मुझे लगातार देखना और बार बार मेरे पास आने की कोशिश करना मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी और तड़प देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। लेकिन जब भी वह बात करने के लिए आगे बढ़ती, कोई ना कोई आ जाता
और मैं दूर से देखती रह जाती थी। मैं इस बात से हैरान थी कि वह औरत मुझसे ऐसा क्या कहना चाहती थी जो वह सबके सामने नहीं कह सकती थी। जब से मैं विदा होकर ससुराल आई थी, शादी की रस्में चल रही थी। अब जाकर सारी रस्में खत्म हुई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। मैं कमरे में अकेली थी। तभी मैंने देखा कि वही औरत दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। जब उसने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो वह जल्दी से मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी बुआ वहां आ गई थी। अंकित की बुआ ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हें कमरे में छोड़ दूं? उस औरत की बात वही अधूरी रह गई। मैं वहां से उठकर बुआ के साथ अंकित के कमरे में आ गई, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मैं वहां बैठकर अंकित के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद अंकित भी कमरे में आ गया। जिस तरह उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं हैरान रह गई। क्या वाकई कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? उसने मुझे बताया कि जब पहली बार वह मुझसे मिलने आया था, तभी पहली नज़र में उसे मुझसे प्यार हो गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह से अंकित मेरा दीवाना हो गया था, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। फिर समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। मैं अंकित की मोहब्बत को महसूस करती रही। अगली सुबह बुआ ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं बुआ को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी बुआ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगी कि वह अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि बुआ के भी घर में काफ़ी कामकाज पड़े हुए थे और बुआ की बहू भी गर्भवती थी। इसलिए बुआ अपने घर वापस चली गई। मैं यह देखकर हैरान थी कि बुआ शादी में अकेली आई थी। ना उनका पति आया था और ना उनके बच्चे। बुआ की बहू गर्भवती थी, मगर बुआ के दूसरे बच्चे भी तो आ सकते थे। मैंने अंकित से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनके घर में काफ़ी व्यस्तता थी, इसलिए कोई और नहीं आ पाया। बुआ के अलावा अंकित का कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जिससे मैं मिली होती, और ना ही शादी में कोई और शामिल हुआ था। अंकित ने बताया कि उनके रिश्तेदार भी हमारी तरफ मतलब परस्त हैं, इसलिए उनकी किसी से ज़्यादा बनती नहीं है और ना ही उनका किसी के घर ज़्यादा आना जाना होता है। मैंने भी इस बारे में ज़्यादा सवाल नहीं किए। बुआ के जाने के बाद घर में मैं, अंकित और मेरे ससुर 3 ही लोग रह गए थे। अंकित अपने काम से कभी कभी घर से बाहर चला जाता और मेरे ससुर अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में बिताते थे। लेकिन जब भी मैं उनके सामने जाती तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखते। उनका इस तरह देखना मुझे बहुत अजीब लगता, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में लौट आती थी। अंकित की गैर मौजूदगी में मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी रहती थी। शादी का 1 हफ्ता बहुत अच्छे से बीता। अंकित मुझे अपने साथ घर से बाहर भी ले जाता था, लेकिन 1 हफ्ते बाद अंकित ने वापस जाने का फैसला किया। उसके जाने की बात सुनकर ही मैं उदास हो गई थी। वह मुझसे इतनी दूर दूसरे देश जा रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, और वह भी सिर्फ कुछ पलों के लिए। अंकित ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी वापस आ जाएगा। मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि अंकित ने कहा था कि वह अपनी नौकरी वाली जगह के लोगों से बात करेगा और वह अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा लेगा। फिर उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह बस कुछ समय की बात थी, इसलिए मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर अंकित को जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले अंकित ने मुझे बहुत सारी बातें समझाई थी। उनमें सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। जो भी चीज़ चाहिए वह मुझे मिल जाएगी। वह मुझे घर पर ही मिल जाएगी। ना तो मुझे खुद बाहर जाना है और ना ही पड़ोस के लोगों से ज़्यादा मेल-जोल रखना है, और ना ही किसी को घर में आने के लिए देना है। मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर अंकित ने ऐसा क्यों कहा। पड़ोस के लोगों से मेल-जोल रखने में आखिर बुराई क्या थी? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि साथ वाली पड़ोसन अच्छी औरत नहीं है। पूरे मोहल्ले में कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता। वह ऐसी औरत है
जो नए नवेले जोड़ों या नए आए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए उनके घर आने जाने लगती है, उसके बाद जाने क्या क्या करती है। यही वजह है कि वह मुझे समझा रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे किसी तरह की परेशानी हो या मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। इसलिए वह कह रहा है कि मैं किसी से ज़्यादा मेलजोल ना रखूं और अपने काम से काम रखूं। घर में रहने के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। अंकित को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं उसकी बात मानूंगी। मैंने भी अंकित से वादा किया था कि मैं मोहल्ले के किसी भी इंसान से मेल जोल नहीं रखूंगी और खासकर उस औरत से तो बिल्कुल दूर रहूंगी। यह सुनकर अंकित बहुत खुश हुआ और मैंने उसे खुशी खुशी विदा किया था। मेरा पति तो दूसरे देश चला गया था और मैं अपने ससुर के साथ उस घर में अकेली रह गई थी। अंकित के जाने के बाद वही औरत जो शादी के दिन मुझे बड़ी गौर से देख रही थी, एक दो बार बहाने बहाने से हमारे घर आई थी, लेकिन मेरे ससुर उसे दरवाजे से ही वापस भेज देते थे। मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना किया था। और वैसे भी जो कुछ मेरे पति ने उसके बारे में बताया था, उसके बाद मैं खुद उससे मिलना जुलना या बात करना नहीं चाहती थी। हालांकि बुआ की बात याद आई थी। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उस औरत की मेरी सास से बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। अगर वह औरत अच्छी नहीं थी तो फिर मेरी सास का उससे इतना मेलजोल क्यों था। लेकिन फिर मैंने इन विचारों को झटक दिया। सोचा कि मुझे इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। मैं सारा समय घर के कामों में लगी रहती थी। जो समय बचता था उसमें मैं अपने पति से फ़ोन पर बात करती। वह रोज़ाना यही कहता था कि बस कुछ दिनों की बात है, वह जल्दी वापस आ जाएगा। अंकित को गए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मेरा इस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हर वक्त अपने पति को याद करती थी। घर में कोई था ही नहीं। मेरे ससुर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं क्या करूं। घर में रहते रहते मैं तंग आ चुकी थी। मासी और मेरी बहन भी एक दो बार मुझसे मिलने आकर वापस जा चुकी थी। वे मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती थी, क्योंकि अगर वे यहाँ रुक जाती तो उनके घर का खर्चा कैसे चलता। एक दिन तंग आकर मैंने मंदिर जाने का मन बनाया। मैंने अपने पति से इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मैं उसके पिता के साथ जाऊंगी और उनके साथ ही वापस आऊंगी। वह भी मुझे किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति का कहना था कि उसने मुझे घर से बाहर निकलने से इसलिए मना किया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी और की नज़र मुझ पर पड़े। वह किसी और की नज़र भी मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसे यह सब सहन नहीं होता। उसने मुझसे कहा कि मैं केवल उसकी हूँ और मुझे देखने और मुझसे बात करने का हक भी केवल उसी का है। शुरुआत में उसकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे इसमें एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। क्या मैं अब अपनी सारी ज़िंदगी कभी किसी और से मिल नहीं सकती और ना ही कभी किसी से बात कर सकती हूँ? यह कैसी मोहब्बत थी जिसमें उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया और खुद मुझसे दूर चला गया। लेकिन वह मेरा पति था और मैं उसकी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से मेरे बहुत मनाने पर उसने मुझे मंदिर जाने की इजाज़त दी थी, वह भी इस शर्त पर कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं अपने ससुर के साथ मंदिर पहुंची। वह मैंने पूजा की। जैसे ही पूजा खत्म हुई, मेरे ससुर गाड़ी लेने के लिए चले गए, जो मंदिर से थोड़ी दूर खड़ी थी। मैं वही उनका इंतज़ार करने लगी। तभी मुझे हमारी पड़ोसन वहाँ दिखी। मुझे अकेला देखकर उसने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसने मुझे कई बार इशारा किया कि मैं उसके पास आऊं। उसने मुझे मंदिर के पिछली तरफ बुलाया। मैं उसकी बात मानते हुए वहां जाने लगी थी, लेकिन अचानक मुझे अपने पति की बात याद आ गई। मैंने रुकने का फैसला किया और फिर अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से
मेरे मन में एक अजीब सा जिज्ञासा पैदा हो गई थी। आखिर वह मुझसे क्या कहना चाहती थी? मुझे लगता था कि शायद एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने अपने पति की बात मानते हुए उसे नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। हालांकि वह औरत बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती, वह अपनी छत पर होती और मुझे इशारे से अपने पास बुलाती, लेकिन मैं हमेशा उसे नज़रअंदाज करके नीचे आ जाती। आज भी जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तो वह अपनी छत पर मौजूद थी। उसने मुझे अकेला देखकर फिर से अपने पास बुलाया। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसकी बात सुन ही लेती हूँ। मैं उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुँची, मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने चारों ओर देखा और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो मेरे ससुर गुस्से से मुझे देख रहे थे। उन्होंने मुझे तुरंत नीचे चलने को कहा। उनके डर से मैं तुरंत नीचे चली आई। अब मुझे यही चिंता सताने लगी कि कहीं वह मेरे पति को इस बारे में ना बता दे। उसके बाद से मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ एक अजीब घटना होने लगी। मुझे अकेलेपन में अपने पति की बहुत याद आती थी। मैं उसकी याद में तड़पती रहती थी। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी अपने पति से बात भी मुश्किल से एक दो बार ही हुई थी। जब भी मैं उसे फ़ोन करती, वह कह देता कि वह बहुत व्यस्त है और फ़ोन काट देता। और फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे रात को जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तो कोई मेरे कमरे में आता है और मेरी गहरी नींद का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि सुबह होते ही मेरे शरीर में तेज़ दर्द होता था और चलने में भी तकलीफ़ होती थी। यहाँ तक कि मेरे कपड़े जो मेरे पति ने मुझे जाते समय दिए थे, एक एक करके गायब होने लगे थे। वे कपड़े बेहद कीमती और खूबसूरत थे। मैं इस बात से बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं उसे यह सब बताना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं उसे फ़ोन करती, वह फ़ोन उठाता ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल समय में मैं क्या करूं। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मैंने खुद ही तय किया कि मैं रात को जागती रहूंगी और देखूंगी कि कौन मेरे कमरे में आता है और मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे कपड़े चुरा ले जाता है। और आखिर मेरी गहरी नींद में ऐसा क्या होता है कि सुबह मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही पिया था। मुझे लग रहा था कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिससे मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती है, वरना मेरी नींद कभी इतनी गहरी नहीं होती थी। मैंने अपना खाना छिपा दिया था ताकि किसी को शक न हो कि मैंने खाना नहीं खाया। फिर मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। और फिर उस रात जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे कमरे में और कोई नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। वे अलमारी खोलकर उसमें से मेरे कपड़े निकाल रहे थे। इसका मतलब ये था कि मेरे ससुर ही थे जो यह सब कर रहे थे। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि मेरे और उनके अलावा इस घर में कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मुझे जागते देखकर एक पल के लिए वे चौंक गए। मैं खड़ी हो गई और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती या शोर मचाती, मेरे ससुर मेरे पास आए और उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा कि जो मैं सोच रही हूँ वह बिल्कुल गलत है। उनका मकसद गलत नहीं है। वे मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचाना चाहते हैं। मैं उनकी बातों से हैरान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिना सवाल किए उनके साथ चलूं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन मैं कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी। मेरे पति ने मुझे किसी के साथ भी कहीं जाने से सख्ती से मना किया था। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं अपने पति से बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब जब उनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी, तो वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि मैं उनके बेटे को कुछ न बता दूं। मेरे ससुर ने मुझे बहुत समझाया कि मैं एक बार उनके साथ चलूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, बल्कि वे मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैं उनके साथ चलूंगी तो वे मुझे पूरा सच बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी
तो मैं अपनी बहुत बड़ी हानि कर बैठूंगी। उन्होंने मेरी ज़रूरी सामान को पैक किया और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें तुरंत निकलना होगा। मेरे ससुर ने ज़बरदस्ती मुझे कमरे से खींचते हुए बाहर ले गए और मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मैंने बहुत विरोध किया क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिर यही तो थे जो मेरे कमरे में आते थे और ना जाने मेरी गहरी नींद का फ़ायदा उठाकर क्या करते थे। अब जब उन्हें यह डर था कि मैं उनके बेटे को सारी सच्चाई बता दूंगी, तो वे मुझे कहीं अनजान जगह ले गए। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी एक न सुनी। अनजान रास्तों से होते हुए वे मुझे एक अनजान जगह पर ले आए। जैसे ही हम लोग उस घर में पहुँचे, वहाँ वही औरत मौजूद थी जो मेरी पड़ोसन थी और जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। उसे वहाँ देखकर मैं हैरान रह गई। उसके चेहरे पर मुझे देखकर एक अजीब सा सुकून था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रही थी। क्या वह भी मेरे ससुर के साथ मिली हुई थी? यह सब क्या हो रहा था मेरे साथ मेरी समझ से बाहर था। मेरे ससुर ने वहाँ मेरा सामान रखा, मेरे सिर पर हाथ रखा और वापस जाने लगे। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी। तभी जाते जाते मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे पहले दिन से ही अपनी बेटी माना है। इसी वजह से वे मुझे यहाँ सुरक्षित छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। वे बोले कि वे मुझे पहले से ही यह सब बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अब उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी की सच्चाई यह औरत मुझे बताएगी। इतना कहकर वो वापस चले गए। उस औरत ने मुझे अपने साथ कमरे में आने को कहा। फिर उसने मुझे ऐसी सच्चाई बतानी शुरू की जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उस औरत ने कहा कि वह मेरी शादी के पहले दिन से ही मुझे यह सब बताना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा पति कभी नहीं चाहता था कि मुझे यह सच्चाई पता चले। उसने कहा कि मेरा पति जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि उसने मुझे अपने एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा पति कितना खतरनाक और बुरा इंसान है, यह मैं सोच भी नहीं सकती। मैं यह सुनकर हैरान और परेशान थी। मेरा पति तो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वह औरत कह रही थी कि वह एक झूठा इंसान है। फिर उसने मुझे मेरे पति की वह सच्चाई बताई जो अब तक मुझसे छुपी हुई थी। उस औरत ने बताया कि मेरा पति एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की कुंडली में दोष था। अगर वह उससे शादी करता तो शादी की रात ही उस लड़की की मौत हो जाती, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने गलत रास्ता चुना। वह एक बड़े तांत्रिक के पास गया जो खतरनाक कर्मकांड करता था। उस तांत्रिक ने मेरे पति को बताया कि उस दोष को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। मेरे पति को 4 सुंदर लड़कियों से शादी करनी होगी। फिर शादी के 40 दिन बाद उन लड़कियों को तांत्रिक के पास ले जाकर सौंपना होगा। तांत्रिक उन लड़कियों की बलि देगा। जब चारों लड़कियों की बलि चढ़ जाएगी तब उस लड़की की कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा। जिस लड़की से मेरा पति प्यार करता है, उससे शादी करने के लिए उसे 4 लड़कियों की ज़िंदगी कुर्बान करनी होगी। पहले यह बात कोई नहीं जानता था। जब मेरे पति ने पहली बार एक लड़की से शादी की तो मेरे सास ससुर ने भी उसकी रजामंदी पर वह शादी करवाई, लेकिन शादी के 40 दिन बाद वह उस लड़की को घर से ले गया और फिर कभी वापस नहीं लाया। कोई नहीं जानता था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। जब यह सच्चाई मेरे सास ससुर को पता चली तो उन्होंने मेरे पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह घर छोड़कर चला गया। इस सदमे में मेरी सास का देहांत हो गया। जब वह वापस आया तो उसने अपने पिता को धमकी दी कि अगर वे उसकी सलामती चाहते हैं तो उन्हें इस काम में उसका साथ देना होगा, वरना वह अपनी जान ले लेगा। इसके बाद मेरे ससुर को उसके लिए एक और लड़की ढूंढनी पड़ी। मेरे ससुर किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर हो गए। वह खामोश हो गए और मेरी शादी तय कर दी। जो औरत मेरे पति की बुआ बनकर हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी, वह असल में उसकी बुआ नहीं थी। वह एक ऐसी औरत थी
जिसे मेरे पति ने पैसे देकर यह काम करवाया। मेरा चयन इसलिए किया गया क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी। उसे पता था कि मेरे गायब होने पर कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेगा। वह मेरे घर वालों को किसी बहाने से मना लेगा। जहाँ तक बात रात को मेरे कमरे में आने की है, तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। वह रात को मेरे कमरे में आता था और उस तांत्रिक के कहे अनुसार एक ऐसा खतरनाक कर्मकांड करता था जिससे मेरी यह हालत हो जाती थी। सुबह मुझे अपने शरीर में दर्द महसूस होता था, चलने में दिक्कत होती थी और मेरे कपड़े भी गायब हो जाते थे। मेरे कपड़े वह तांत्रिक को दे देता था जो उन पर जादुई कर्मकांड करता था। मेरा पति झूठ बोलता है, वह विदेश नहीं गया है बल्कि इसी देश में है। वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। वह औरत यह सारी बातें जानती थी क्योंकि वह मेरी सास की बहुत अच्छी सहेली थी। इसलिए मेरे पति ने मुझे उससे मिलने से मना किया था ताकि वह मुझे सच ना बता सके। वह पहले दिन से मुझे यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। मेरे ससुर ने भी यह बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि घर में हर जगह मेरे पति ने कैमरे लगवाए हुए थे। कल रात आखिरी रात थी। इसके बाद मेरा पति मुझे उस तांत्रिक के पास ले गया और मैं डर रही थी कि वह मुझसे क्या करेगा। एक तो मैं पहले ही तनाव में थी और अब मेरे मन में कई सवाल थे कि जो भी होगा वह मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ही मेरे ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह जानते थे कि वह अपने बेटे की मोहब्बत में किसी और की जान नहीं जाने देंगे। इस एहसास ने उन्हें भीतर से हिला दिया और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया तो वह मेरे लिए किसी भी तरह से मददगार नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे अपने बेटे से बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले आया जहां मैं पूरी तरह से सुरक्षित थी और वह कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। यह मेरे लिए एक नया जीवन था जहां मुझे डर और असुरक्षा का सामना नहीं करना था। मैं शायद कभी भी अपने ससुर के शब्दों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उस औरत ने मुझे सारे सबूत दिखाए थे जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। इन सबूतों ने मेरे पूरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। जिस इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी का साथी मान लिया था, वही इंसान मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा था। इस सच्चाई को जानकर मैं स्तब्ध थी। मेरे ससुर, जिन्हें मैं पहले गलत समझ रही थी, उन्होंने ही मेरी जान बचाई और मुझे इस सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मैंने अपने पति को कभी नहीं सोचा था कि वह इतना गिर सकता है, लेकिन मुझे जो हुआ उसके बाद मेरे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी था कि रिश्तों में अक्सर वह लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। मेरे ससुर ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया था क्योंकि जो कुछ उसने किया था वह पूरी तरह से गलत था। वह अपनी मानसिकता और स्वार्थ के लिए किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। उसे अपनी इस क्रूरता के लिए सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैंने भी अपने पति से तलाक ले लिया था। अब मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना था क्योंकि वह व्यक्ति कभी भी मेरे लिए सही नहीं था। जब मैंने तलाक लिया और अपने घर वापस आ गई तो मुझे लगा जैसे एक बोझ हल्का हो गया है। मैंने एक नए जीवन की शुरुआत की जो पूरी तरह से मेरी अपनी थी। मैंने अपने छोटे से कारोबार की शुरुआत की जिसमें मेरे ससुर ने मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह माना और मुझे अपना सपोर्ट दिया। मुझे एहसास हुआ कि उनके द्वारा किए गए इस समर्थन ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी थी। धीरे धीरे मेरा कारोबार बढ़ने लगा और फिर देखते ही देखते यह बहुत सफल हो गया। यह सफलता मेरी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। अब मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बन गई थी। मेरे लिए यह सिर्फ व्यापार की सफलता नहीं थी, बल्कि मेरे आत्मविश्वास की जीत थी। मैंने यह साबित कर दिया था कि मैं खुद को सशक्त बना सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मुझे इस कामयाबी से जो खुशी मिली वह किसी भी और खुशी से बड़ी थी क्योंकि मैंने अपने डर और कठिनाई को पार किया था। मैं इस बात पर गर्व महसूस करती थी कि मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और आगे बढ़ने का निर्णय किया था। अब मैं आत्मनिर्भर थी और मुझे किसी भी पुरुष या रिश्ते पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ससुर का आभार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उन्होंने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मुझे अपना एक नया जीवन भी दिया।
अगर उन्होंने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं उस खतरे से बच नहीं पाती। उन्होंने मुझे सिर्फ एक सुरक्षित स्थान नहीं दिया, बल्कि मुझे खुद पर विश्वास करने की ताकत भी दी। अब मुझे यह एहसास हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खुद का सम्मान और आत्मविश्वास है। जब तक आपके पास खुद की शक्ति और सामर्थ्य होती है, तब तक कोई भी बाहरी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। मुझे यकीन था कि अब मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हूँ और किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि मुझे अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरी तरह से जीना है, किसी भी नकारात्मकता को अपनी राह में आने से रोकना है। मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई और उसे पूरी तरह से स्वीकार किया। अब मेरे पास अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बनने का मौका था और मैं चाहती थी कि वे हमेशा मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित किया था। मुझे अपने जीवन में एक सबक मिला था कि जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को इतना प्यार करना चाहिए जिसको आपकी और ना ही आपके प्यार की कदर हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।